हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है एंड ये मेरी फेवरेट फिल्म्स में से एक है। इस फिल्म का नाम है मिरेकल इन सेल नंबर 7 एंड ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज़ रियली इम्प्रेसिव। दोस्तों, आज मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। एंड अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में इस लिख देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ विथ नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम एक फादर को देख पाते हैं जो अपनी डॉटर के साथ थे। फादर का नाम था रियू और डॉटर का नाम था सू। एंड सू लगभग 5 या 6 साल की थी। वो दोनों एक गिफ्ट शॉप के बाहर खड़े थे और सू को एक स्पेशल बैग खरीदनी थी जिसका नाम था सेलर मून बैग। लेकिन तभी उस बैग को एक बंदा अपनी बेटी के लिए खरीद कर ले जाता है। ये देख रियू अंदर जाकर उनसे कहता है, हम 2 हफ्तों से यहाँ इस पर नज़र रख कर हैं एंड कल मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं इसे खरीद पाऊँगा। प्लीज़ आप इसे मत खरीदो। ये सुन वो बंदा रियू को मारने लगता है एंड सू से माफ़ी मांगती है, लेकिन वो बंदा नहीं सुनता। और यहाँ हमें पता चलता है कि रियू की मेंटल कंडीशन नॉर्मल नहीं है, वो दरअसल इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप्ड है। फिर वो दोनों घर चले आते हैं एंड अगले दिन सुबह रियू अपने काम पर चला जाता है। पर काम पे जाने से पहले दोनों फादर और डॉटर एक प्यारा सा गुड बाय शेयर करते हैं। फिर हमें पता चलता है रियू एक मॉल के पार्किंग लॉट पे काम करता था एंड लंच टाइम पे रियू को अपनी सैलरी मिल जाती है। और उसी समय वहाँ पे वो बच्ची आती है जिसने उस स्पेशल बैग को खरीदा था। वो रियू को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसे एक और जगह पता थी जहाँ पर वैसे ही सेम स्पेशल बैग मिलती है। तो फिर रियू भी वहाँ से सू के लिए बैग को खरीद पाएगा एंड वो उसके साथ चला आता है। फिर अचानक अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बच्ची मर चुकी है और रियू उसे सांस देने की कोशिश कर रहा है। और ये करते उसे एक लेडी देख लेती है जिन्हें ये देख लगता है रियू बच्ची के साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहा है और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर बुला लेती है। एंड रियू पे ये केस लगता है कि उसने 6 साल की बच्ची को मॉलेस्ट कर मार दिया। पर रियू को ये सब बातें समझ ही नहीं आती क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। तो पुलिस स्टेशन पे वो कहता है, चलो मैं चलता हूँ, घर पे मेरी बेटी सू मेरा वेट कर रही होगी। एंड ये सुन पुलिस वाले उसे बहुत मारते हैं एंड फिर उसे क्राइम सीन पे ले जाया जाता है। इवन ऑफिसर्स उसकी पैंट भी उतरवा कर कहते हैं, तुमने उस बच्ची को मॉलेस्ट कैसे किया था, बताओ हमें। बट रियू को कोई आइडिया नहीं होता कि उसके साथ यहाँ पे हो क्या रहा है। बस वो उनकी बातें मान रहा होता है क्योंकि वो उनके सामने कमज़ोर था। फिर दिखाते हैं क्राइम सीन सू के घर के पास ही था। तो सू भीड़ देख वहाँ पहुँचकर आसपास देखने लगती है। ये तभी उसकी नज़रें अपने फादर पर पड़ती है और वो ज़ोरों से चिल्लाती है, फादर। एंड रियू भी उसे देख उसके पास जाना चाहता था, पर पुलिस रियू को अपने साथ ले जाती है एंड सू ये देख चिल्लाते रह जाती है, पर वो दोनों मिल नहीं पाते। फिर रियू को जेल ले जाया जाता है एंड वहाँ पे डिपार्टमेंट हेड 4 नए क्रिमिनल्स को लेक्चर दे रहे थे, जिसमें से एक रियू भी था। लेकिन रियू उनकी बात पे ध्यान न देकर वहाँ रखा फ़ोन उठा लेता है ताकि वो सू से बात कर सके। ये देख हेड ऑफिसर को गुस्सा आता है और उसे मारने लगते हैं कि एक तो रियू ने रेप किया है, इवन उसे अपने क्राइम का गिल्ट भी नहीं है, और इसीलिए रियू को सेल नंबर 7 पे डाल दिया जाता है जहाँ पे लोएस्ट डिग्री क्रिमिनल्स को रखा जाता था। और वहाँ पे पहले से 5 कैदी मौजूद थे। पहला था जंग, दूसरे का नाम था चा, तीसरे का मानबो, चौथे का ग्रैंडपा और 5वां था उनका लीडर। उन सब से मिलते ही रियू अपना इंट्रोडक्शन उन्हें देने लगता है, बट तभी लीडर चा से रियू का रिकॉर्ड पढ़वाता है एंड उन सबको पता चलता है रियू को मॉलेस्टेशन और मर्डर के केस के कारण अंदर किया गया है। और ये बात सुनकर लीडर रियू को जोर का स्लैप मारते हैं। रियू भागने की कोशिश करता है तो वो सब उसे चादर से ढककर बहुत ज़्यादा मारते हैं, क्योंकि शुरुआत में आते ही रियू ने कहा था उसने कोई भी क्राइम नहीं किया, पर उसके रिकॉर्ड पे उसकी घटिया क्राइम का जिक्र था। दूसरी तरफ सू को ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है, लेकिन सू यहाँ आने से पहले घर के गेट पे एक नोटिस लगा कर आती है, फादर मैं ऑर्फनेज पे हूँ एंड ये है उसका नंबर, आप जब भी यहाँ हो तो आप मुझे लेने ऑर्फनेज में आ जाना। एंड यहाँ हम क्लियरली देख पाते हैं सू ऑर्फनेज में कितनी ज़्यादा दुखी थी और उसे हर पल अपने फादर की याद आ रही होती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं जेल में सारे कैदियों का काम था फुटबॉल्स बनाने का, और काम के बाद वो सारे ग्राउंड में आ जाते हैं।
तभी हम देखते हैं लीडर को एक दूसरे सेल का कैदी मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ये रियू देख लेता है और वो दौड़कर लीडर को बचा लेता है, पर इसमें वो खुद जख्मी हो जाता है। फिर सबको सेल में वापस भेज दिया जाता है एंड लीडर रियू से पूछते हैं, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक क्रिमिनल कभी दूसरे की जान नहीं बचाता, पर जो भी हो तुमने आखिर मेरी जान बचाई है एंड मैं इसके बदले तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, जो तुम चाहो। पर रियू को किसी भी चीज़ का लालच नहीं होता एंड वो बस कहता है सू। एंड अगले दिन जेल में ऑर्फनेज के बच्चों का परफॉर्मेंस था और वहाँ पे सू भी आई होती है। एंड लीडर के कहने पर मानबो सू को किसी तरह छिपते छिपाते अपने सेल तक ले आता है। एंड यहाँ सू और रियू एक दूसरे को देख रो पड़ते हैं। वो दोनों पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतने समय के लिए दूर थे एंड एक दूसरे को इतने समय बाद देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर रियू लीडर का दिल से शुक्रिया करता है, पर तभी अचानक उन्हें आवाज़ आती है कि गार्ड यहाँ पे आ रही हैं। वहीं मौजूद जंग नाम का बंदा सू को देख बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि अगर सू पकड़ी गई तो उन सबके कैद का समय बढ़ जाएगा। एंड वो गार्ड को चिल्लाकर आवाज़ लगाता है कि यहाँ पे कोई है, जल्दी आओ। सभी उसे रोकते हैं पर वो किसी के भी नहीं सुनता। पर तभी सू उसके हाथों को पकड़ लेती है एंड उसकी मासूम शक्ल को देख जंग कुछ भी नहीं बता पाता। तभी मानबो देखता है कि शो जल्दी खत्म हो जाएगा और सू को तुरंत वापस ले जाना होगा, पर सू जाने को तैयार नहीं होती, क्योंकि मानबो ने उसे 2 घंटे का वादा कर यहाँ लाया था, बट अभी सिर्फ 30 मिनट ही हुए थे। पर समय कम था। उसकी नज़ाकत को समझते हुए मानबो सू को किसी तरह वापस ले जाता है, लेकिन उसके पहुँचने से पहले ही ऑर्फनेज वाले लौट जाते हैं, जिसके कारण सू को वहीं रुकना पड़ता है। इस बात से सू और उसके फादर रियू बहुत ज़्यादा खुश थे। रात को सभी सो रहे थे एंड सू और रियू धीमे धीमे थोड़ी बातें करते हैं, और तभी मानबो को गार्ड के आने की आवाज़ें सुनाई देती है और वो लोग सू को किसी तरह छिपा देते हैं। और गार्ड वहाँ कर उनसे पूछता है कि यहाँ से एक लड़की की आवाज़ आ रही है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ? तो मानबो बताता है कि वही लड़की की आवाज़ निकाल रहा था एंड यहाँ पे कोई नहीं है। फिर अगले दिन एक और परफॉर्मेंस थी, तो वो लोग सू को लेकर बाहर ले जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि इस बार की परफॉर्मेंस पिछली बार जैसे जीसस के लिए नहीं बल्कि लॉर्ड बुद्धा के लिए है। उन्हें सू को वापस लाना पड़ता है, वरना वो गलत ऑर्फनेज में चली जाती। रात को गार्ड हेड ऑफिसर किम को पिछले दिन की परफॉर्मेंस की फोटोज दिखाते हैं, जिसमें एक फोटो में तो सू थी और दूसरे में वो गायब होती है। एंड ये देखकर ऑफिसर को शक होता है और फिर वो लोग सेल में चेक करने के लिए आते हैं। एंड दोस्तों वहाँ सू उनके हाथों पकड़ी जाती है। ये देख ऑफिसर किम गार्ड से कहता है, जाओ बाकी सारे सेल्स में चेक करो और देखो कहीं वहाँ भी तो कोई नहीं। एंड फिर ऑफिसर किम रियू को दूसरे सेल में डालने के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि उसने इतने सीरियस क्राइम करने के बावजूद अपनी बेटी को यहाँ बुलाने का ऑफेंसिव काम किया। बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो अचानक रियू कहता है, प्लीज़ सू को ध्यान से रखना, कहीं वो घर जाते वक्त भीग ना जाए, उसे छाता दे देना प्लीज़। ये सुनकर किम रियू को बहुत मारता है कि पहले तो तुमने दूसरे की बच्ची को मॉलेस्ट किया और अब तुम्हें खुद की बच्ची पर दया आ रही है। वो कहते हैं, तुम जैसे लोग इंसान नहीं हो तो झूठी फिक्र मत दिखाओ। फिर सू को ऑर्फनेज पहुंचा दिया जाता है, लेकिन वो वहाँ पे खुश नहीं थी। इवन वो रात को सो नहीं पाती और पूरी रात अपने फादर को रोते हुए याद करती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था उसके फादर ने कोई भी गलत काम नहीं किया। दूसरी तरफ जेल में एक कैदी आग लगा देता है इस गुस्से में कि रियू के बच्चे को पुलिस वालों ने इंटर करने क्यों दिया, जबकि वो कैदी अपने फादर से मिलना चाहता था पर उसे मिलने का परमिशन नहीं मिला। बट ऑफिसर किम आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा तुम्हारे फादर के पास, बट तुम अभी के लिए शांत हो जाओ। पर वो बंदा रुकता ही नहीं और आग बहुत तेज़ हो गई थी। तो बाकी गार्ड्स दूसरे कैदियों को बाहर निकालने लगते हैं और उन्हें ओपन ग्राउंड में ले जाया जाता है। फिर किम उस पागल कैदी को जेल से निकालने जाते हैं और नाग में वो मारा जाता, बट इंस्टेड किम को वो कैदी घायल कर देता है और सफोकेशन के कारण किम वहीं बेहोश हो जाते हैं। एंड आग अब बहुत तेज़ हो गई थी और ऐसा लग रहा था मानो जैसे ऑफिसर किम की वहीं मौत हो जाएगी। लेकिन तभी रियू ने देख लेता है और बाकी प्रिजनर्स और ऑफिसर से कहता है, देखो वहाँ पे चीफ हैं, उन्हें बचाओ वरना वो मारे जाएंगे। बट इस सिचुएशन में ना ही कोई ऑफिसर और ना ही कोई प्रिजनर दूसरे के बारे में सोचते हैं एंड सबको अपनी जान की पड़ी थी। बट रियू उनसे अलग था।
एंड वो आग में कूदकर किम को बचाते हुए बाहर लाता है एंड इसमें रियू को बहुत चोट आती है। फिर कुछ समय बाद किम जब होश में आते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि आप आज इसके वजह से जिंदा है। सच में ये बंदा कुछ अलग ही है। सच कहूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि ये मर्डर हो सकता है। एंड ये बात सुन किम को भी लगने लगता है कि शायद रियू ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो बेगुनाह है। दूसरी तरफ सू को स्कूल में देखते हैं एंड उसकी टीचर उसे उसके बारे में पूछती है तो सू कहती है क्यों ना ये चीज़ आप मेरे फादर से पूछ लो। तो टीचर कहती है मुझे उनके पास ले चलो एंड सू टीचर को प्रिजन में रियू से मिलने ले आती है। टीचर जेल देखकर डर जाती है और वहीं सू को देखते ही रियू खुशी में पागल हो जाता है। फिर रियू टीचर को बताता है कि सू कितनी ज़्यादा जिम्मेदार लड़की है। घर के सारे बिल्स भरना और बाकी काम करना सब कुछ सू ही करती थी एंड वो दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड यहाँ पे फादर और डॉटर बहुत प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे थे। बट तभी टाइम अप हो जाता है एंड रियू को गार्ड वापस ले जाने लगते हैं। पर उन दोनों को और बात करनी थी एंड गार्ड के रोकने के बावजूद रियू बार बार सिर्फ ये कहता है सू बीन ज़रूर खाना, उसमें विटामिन होते हैं, समझ आया? और हाँ पापा जल्दी घर वापस आएंगे, मेरे इंतज़ार करना सू। एंड उन दोनों को फिर से अलग होना पड़ता है और वो एक बहुत इमोशनल गुड बाय शेयर करते हैं। ये मीटिंग ऑफिसर किम भी देख पा रहे थे और उनके इमोशंस को देख किम की भी आंखें नम हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सू हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है टेंशन में। वहाँ पे किम उससे मिलने जाता है और वहाँ ऑर्फनेज वाली मैडम बताती है कि उनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है कि वो सू का ध्यान रख सके, तो इसीलिए उसे दूर के किसी ऑर्फनेज में भेजना पड़ेगा। तभी सू किम को देख रिक्वेस्ट करती है सर प्लीज़ आप मुझे भी अरेस्ट कर लो, वरना मैं अपने फादर के बिना नहीं रह पाऊंगी। एंड ये देख ऑफिसर किम सू को सेल में रियू के पास भेज देते हैं उसे मिलने के लिए, क्योंकि किम का भी एक बच्चा था जो बचपन में ही मारा जाता है और वो समझ सकते थे कि अपने बच्चे से दूर रहने का गम कैसा होता है। इसलिए किम डिसाइड करते हैं कि वो सू को स्कूल ले जाएंगे और फिर वहाँ से जेल में रियू के पास वापस लेकर आ जाएंगे। एंड इसे देख हम समझ पाते हैं किम के नज़र में रियू अब एक अच्छा इंसान बन चुका था और उन्हें यकीन होने लगा था कि रियू ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, बल्कि वो तो किसी गलत फहमी का शिकार है। एंड सू को जेल में देख रियू खुशी से पागल हो जाता है। इवन बाकी के कैदी भी उन फादर और डॉटर की रिलेशनशिप को देख बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर जंग भी लीडर से कहता है अगर हम सू को यहाँ ला सकते हैं तो मेरे बच्चे को भी ले आते हैं ना प्लीज़, वो जन्म ले चुका होगा। बट लीडर वैसे ही सू को बेबी सीट कर परेशान हो चुका था तो वो कह देता है नहीं माफ़ करो, एक और बच्चा नहीं। बट तभी सू को जंग की आंखों में सच्चा प्यार दिखता है अपने फैमिली अपने बच्चे से मिलने के लिए। एंड अगले दिन स्कूल में सू का एक फ्रेंड फ़ोन लेकर आया था तो वो उसे फ़ोन को बोरो कर जेल में ले आती है। एंड फिर वो जंग को फ़ोन दिखाती है और जंग फ़ोन देखते ही हैरान हो जाता है। फिर वो सबको दिखाता है तो वो लोग कहते हैं जाओ घर पे फ़ोन करो। एंड दूसरी तरफ मानबो गेट पे नज़र रखे था ताकि गार्ड को इस बारे में पता ना चल जाए। बट तभी अचानक कॉल कनेक्ट हो जाती है एंड जंग अपनी वाइफ से बात कर पाता है। दोनों फ़ोन पे बात करते बहुत इमोशनल हो जाते हैं एंड जंग को पता चलता है हाल ही में उसकी बेटी का जन्म हुआ है और वो अपनी बेटी की खिलखिलाती हुई आवाज़ सुनता है। पर अचानक बैटरी ख़त्म होने के कारण कॉल कट होने वाला था तो पूछने पर जंग अपनी बेटी का नामकरण करता है शेन बोंग स्योन एंड सिर्फ एक आखिरी बात कहता है आई लव यू और मैं जल्दी वापस आऊँगा। एंड कॉल कट हो जाती है। एंड कॉल कट होने के बाद जंग जो सू को ज़्यादा पसंद नहीं करता था उसे गले लगाकर शुक्रिया कहता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे नहीं होती तो शायद जंग कभी भी अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाता। फिर ऐसे सू वहाँ मौजूद बाकियों से भी इमोशनली जुड़ जाती है। लाइक लीडर को पढ़ना नहीं आता था और पूरी ज़िंदगी उसने इस बात को छुपाए रखा क्योंकि उसे डर था लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। पर सू उसे अपनी राइटिंग बुक ला कर देती है एंड सभी लोग मिलकर लीडर को लिखना पढ़ना सिखाते हैं। इवन ग्रैंडपा यानी उन सभी कैदियों में से सबसे बूढ़े जो थे वो हमेशा सू को कहानियाँ सुनाते थे। एंड सू धीरे धीरे सबसे बहुत ही प्यार से कनेक्ट हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं किम को जो अपने फ्रेंड और पब्लिक पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं जो कि रियू के केस के इंचार्ज थे। एंड वो उससे रियू के केस की फाइल मांगते हैं। पहले तो ऑफिसर मना कर देता है बट किम उसके अच्छे दोस्त थे तो वो जस्ट एक बार उन्हें फाइल देखने को दे देता है।
एंड फाइल के अंदर रियो के स्टेटमेंट को देख ऑफिसर किम हैरान थे, क्योंकि रियो ने अपने किए क्राइम को एक्सेप्ट किया था और वहाँ उसकी सिग्नेचर भी मौजूद थी। फिर वहीं दूसरा ऑफिसर बताता है रियो ने जिस बच्ची का मर्डर किया था वो पुलिस कमिश्नर की बेटी थी। एंड सुन किम समझ जाते हैं रियो को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक गार्ड आकर रियो से कहता है ऑफिसर किम ने तुम्हारे लिए एक ट्रायल की अरेंजमेंट करवाई है, प्लीज़ रेडी हो जाओ, एंड अगर ट्रायल सक्सेसफुल रही तो तुम बच जाओगे। फिर रियो और उसके सेलमेट्स सभी इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, एंड रियो उन्हें इस बारे में बताता है। वो कहता है उस दिन मैं उस बच्ची के पीछे भाग रहा था सेलर मून बैग लेने के लिए, पर अचानक बर्फ में फिसलने के कारण मैं गिर गया था, पर वो बच्ची भागते हुए आगे चली जाती है। पर फिर मैं जब उठकर आगे गया था तो मेरे सामने उस बच्ची की लाश थी। वो सभी लोग पूछते हैं उस बच्ची की मौत कैसे हुई। रियो बताता है सिर में चोट लगने के कारण। ये सुन लीडर और बाकी टीम उस दिन के इवेंट्स को प्रिजन के ग्राउंड में परफॉर्म करती है। चंग बच्ची बनकर भागता हुआ आता है और लीडर उसे अपने पैर से गिरा देता है, पर हर बार जग अपने हाथों का यूज़ कर गिरने से बच जा रहा था। एंड ये देख लीडर कंक्लूड करते हैं कि अगर किसी किलर ने बच्ची को मारा होगा तो हाथों का यूज़ कर वो बच्ची का सिर बचाता, मतलब कि यहाँ पे कोई कातिल है ही नहीं। फिर लीडर पूछते हैं उस दिन क्या तारीख थी। रियो कहता है 27 फरवरी। और तभी उन लोगों को याद आता है उस दिन एक अनयूजुअल चीज़ ये हुई थी कि उस दिन की टेम्परेचर -18 डिग्री तक चली गई थी, मतलब ज़रूर वहाँ पे बर्फ़ जमी होगी। एंड रियो कहता है हाँ वो मार्केट था और वहाँ हर कुछ दूरी पे बर्फ़ थी। एंड दोस्तों तभी लीडर समझ आता है कि उस बच्ची को ना ही रियो और ना ही किसी किलर ने मारा है, बल्कि बच्ची की मौत बर्फ में फिसल कर गिरने के कारण हुई है। एंड वो सेलर मून बैग पहनकर थी, इसलिए उसके बैक हेड जमीन पे जोर से टकरा जाता है। बट तभी वहाँ दूसरा बंदा चा कहता है उस बच्ची के फ्रंट हेड पे इस कार का मार्क था, वो कैसे। लीडर कहते हैं उस कार का मार्क ज़रूर ईंटे से आया होगा। एंड तभी हम बिल्कुल क्लियरली देख पाते हैं रियो और बच्ची साथ भाग रहे थे, पर अचानक रियो फिसल कर गिर जाता है और वहीं बच्ची आगे भाग रही थी, पर बर्फ में उसका पैर भी फिसल जाता है। उसके सामने एक ब्रिक था जो कि उसके हाथ लगने के कारण उसके सिर से जोर से टकराता है और इसी वजह से कमिश्नर की बेटी की मौत हो जाती है, यानी कि रियो इन सब में बेगुनाह था। फिर सभी लोग खाना खाने जाते हैं एंड वह लीडर कहता है रियो अब तुम बच जाओगे, बट अभी मेरे मन में एक सवाल है, तुमने बच्ची के पैंट्स क्यों उतारे, उसके मुंह में अपना मुंह क्यों डाला। ये सुन रियो रुक रुक कर कहता है CPR। एंड दोस्तों तभी हम देख पाते हैं रियो को अपने वर्क प्लेस पे CPR देना सिखाया गया था और वो उस बच्ची के मुंह में अपने मुंह को डाल CPR देने की कोशिश कर रहा था। एंड उसने उसकी पैंट्स को इसलिए उतारी होती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन में आसानी हो, बट पुलिस ने इसे गलत तरीके से ले लिया एंड रियो को गुनहगार समझकर पकड़ लिया था। दूसरी तरफ हम ऑफिसर किम को देख पाते हैं एंड वो पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करते हैं इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये सुन कमिश्नर कहता है जब तक री इन्वेस्टिगेशन चलेगी तब तो वो क्रिमिनल बाहर रहेगा, राइट। बट तभी किम कहते हैं सर रियो क्रिमिनल नहीं है। एंड ये सुनते ही कमिश्नर भड़क जाते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ होता तब तुम्हें पता चलता। किम ये सुन कहता है सर मेरे बेटे का मर्डर मेरे फेवरेट क्रिमिनल ने ही किया था एंड मुझसे बेहतर इस चीज़ को कोई भी समझ नहीं सकता। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं रियो को उसके सेलमेट्स ट्रेनिंग देते हैं ट्रायल के समय कोर्ट में बात करने के लिए। वो लोग उसके लिए स्क्रिप्ट तैयार करते हैं एंड उसका काम था इस स्क्रिप्ट को याद करके कोर्ट में जवाब वैसे ही देना जैसे स्क्रिप्ट में लिखा है कि उसने मर्डर नहीं किया, और पुलिस ने उसे जोर ज़बरदस्ती कर झूठा सिग्नेचर करवा लिया और उस बच्ची की मौत बर्फ में फिसल कर गिरने के कारण हुई है एंड रियो का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कई दिनों तक रियो अपनी बेटी एंड दोस्तों की हेल्प से स्क्रिप्ट को याद करता है एंड काफ़ी कोशिशों के बाद वो उसे याद करने में कामयाब होता है। फिर उसे नेशनल लॉयर भी मिलने आते हैं जो उसके डिफेंस के लिए कोर्ट में केस लड़ेंगे, पर रियो की मेंटालिटी एक 6 साल की बच्ची की तरह थी एंड ये देख लॉयर को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर उनके जाने से पहले ऑफिसर किम उनसे मिल उन्हें रियो के केस से रिलेटेड फाइल्स दे देते हैं। एंड फिर कुछ दिनों बाद आता है ट्रायल का दिन। ऑफिसर किम रियो को कोर्ट तक लेकर जाते हैं, उसे कहते हैं रियो ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, प्लीज़ अपनी बेटी के लिए कोई भी गलती मत करना।
एंड फिर वो सू को स्कूल से लेने जाते हैं जिससे उसे कोर्ट तक लेकर आ पाए। पर तब तक कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है एंड जज और प्रोसिक्यूटर रियू से सवाल पूछते हैं, रियू क्या तुमने कमिश्नर की बेटी को मारा था? पर रियू कोई भी जवाब नहीं देता। वो दोबारा उसे पूछते हैं, रियू क्या तुमने उस दिन उस बच्ची का रेप किया था? बट दोबारा पूछने के बाद भी रियू रिप्लाई नहीं करता। एंड दोस्तों तभी हम देख पाते हैं रियू कुछ सोच रहा था और हमें दिखाया जाता है ऑफिसर किम के रूम से जाते ही वहाँ पुलिस कमिश्नर आकर रियू को बहुत मारते हैं और कहते हैं कोर्ट में अपनी गलती मान लेना। बट रियू को दर्द से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो इस बार सच बोल के ही रहेगा। पर तभी कमिश्नर कहते हैं, रियू अगर तुमने कोर्ट में कहा कि तुमने मेरी बेटी का मर्डर नहीं किया है, अपने गुनाह से मुकर गए, तो याद रखना तुम तो बच जाओगे, पर मैं तुम्हारी बेटी सू के साथ वही करूँगा जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया था। एंड मेरी पावर का तुम्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड ये बात रियू के दिल में बैठ जाती है। एंड तभी हम देख पाते हैं जो आखिरी बार पूछते हैं, रियू क्या तुमने उस दिन बच्ची को मारा था? और रियू ना चाहते हुए भी हाँ कहता है। एंड ये सब कुछ कमिश्नर, ऑफिसर किम और सू देख रहे होते हैं। फिर रियू माइक में बार बार हाँ कहता है, मैंने बच्ची को मारा, मैंने उसे मारा है। और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वहीं सू भी रोने लगती है कि फादर आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप कातिल नहीं हो। इवन किम उठकर चिल्लाते हुए कहते हैं, रियू अपनी बेटी के बारे में सोचो और सच बोलो, तुम बेगुनाह हो, तुमने कुछ भी नहीं किया। बट रियू नहीं रुकता और उस गलती को मान लेता है जो उसने किया ही नहीं। एंड जज रियू को सजाए मौत सुनाते हैं। और ये सब कुछ कमिश्नर देख बहुत खुश था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रियू ही कातिल है। फिर अगली सीन में दिखाते हैं रियू को जल्दी डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी, तो उसके सारे दोस्त सोचते हैं क्यों ना वो रियू के लिए कुछ स्पेशल करें। एंड तभी उनके पास खबर आती है जल्दी प्रिजन में एक टैलेंट शो होने वाला है जिसे जीतने वाले को एक रात के लिए अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिलेगा। एंड इसके लिए सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड वही रियू इतना ज़्यादा खुश था मानो जैसे उसे अपने डेथ पेनल्टी के बारे में कोई आइडिया ही ना हो। दूसरी तरफ ऑफिसर किम सू की टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सू को टैलेंट शो में आने दे, पर टीचर कहती है बार बार ऐसे सू को जाने नहीं मिल सकता, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। तो किम कहते हैं ये आखिरी बार है क्योंकि फिर कभी सू और रियू दोबारा नहीं मिल पाएंगे। एंड टीचर ये सुन मान जाती है। फिर प्रिजन के सारे कैदी चाहे वो रियू के सेलमेट्स हो या कोई और खुशी और जोश में टैलेंट शो के लिए अरेंजमेंट शुरू कर देते हैं। एंड कुछ दिनों बाद आता है टैलेंट शो का दिन और उस दिन सू के साथ और भी कई सारे बच्चे साथ मिलकर एक गाना गाते हैं अपने अपने फादर्स के लिए और सबके फादर्स वही मौजूद थे। फिर गाना गाते हुए वो लोग आकर अपने अपने फादर के हाथ पकड़ लेते हैं एंड उन्हें लेकर ग्राउंड तक आते हैं और वहाँ सभी लोग मिलकर सू और रियू को हॉट एयर बलून में चढ़ा देते हैं। एंड तभी अचानक रियू का सेलमेट रस्सी काट देता है और बलून ऊपर बहुत ऊपर उड़ने के लिए निकल जाता है। ये देख सारे ऑफिसर्स भागते हैं क्योंकि रियू प्रिजन वॉल से बाहर जाने वाला था। एंड वो अभी तक एक म्यूजियम होता है, पर सारे कैदी सिर्फ रियू के लिए एक होकर ऑफिसर्स को रोकते हैं। रियू और सू का बलून बहुत ऊंचा उड़ने के लिए जा रहा था और वहीं ऑफिसर से प्रिजनर्स लड़ रहे थे रियू और सू को बचाने के लिए। और आज सू और रियू के फेस पे एक अलग सी खुशी थी कि रियू अब बच जाएगा और वो दोनों साथ रह पाएंगे। बट दोस्तों तभी अचानक ये खुशी एक पल में दुख में बदल जाती है क्योंकि बलून की रस्सी प्रिजन वॉल के वायर्स में फंस जाती है और अब बलून दूर नहीं जा पाता। रियू को बचाने का आखिरी तरीका भी फेल हो चुका था। बट बलून के लैंड होने से पहले रियू सू से कहता है, सू कभी मत भूलना। वो पूछती है, क्या डैड? रियू कहता है, आज किस दिन को। फिर कुछ दिनों बाद क्रिसमस करीब आ रहा था एंड अनाउंस किया जाता है कि रियू को सज़ा जल्दी दे दी जाएगी और अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। एंड इसलिए रियू और बाकी सेलमेट्स मिलकर सू का बर्थडे बहुत ही खुशी से मनाते हैं। सभी लोग सू को अलग अलग गिफ्ट देते हैं एंड जब उसके फादर रियू की बारी आती है तो उसे वही सेलर मून बैग देता है जिसे देख सू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर सू रियू से कहती है, डैड थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। पर वही रियू कहता है, सू थैंक्स टू यू कि तुम मेरी बेटी बनी। फिर रियू के सभी दोस्त उसे फेयरवेल पार्टी की तरह उसके शर्ट पे कुछ लिखते हैं
और वो सभी आज बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि रयू आज दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। पर तभी वो लोग रयू के सामने एक झूठी हंसी लेकर खड़े थे। फिर वहाँ ऑफिसर किम आते हैं एंड रयू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। एंड ये देख सू बहुत ही इमोशनल गुड बाय बोलकर कहती है, डैड एक दिन मैं आपके नाम के इस अक्यूज टैग को ज़रूर हटाऊंगी एंड ये मेरा वादा है आपसे। एंड दोस्तों अगले सीन में हम देख पाते हैं काफ़ी सालों का समय बीत जाता है और सू अब बड़ी हो चुकी थी एंड वो अब एक लॉयर होती है और कोर्ट में उसने अपने फादर के अक्यूज प्रूफ होने के केस को रीओपन करवाया होता है। वहाँ पे जंग, चा, लीडर एंड सभी रयू के सेलमेट्स मौजूद थे और वो सभी अब एक क्रिमिनल नहीं बल्कि अच्छे इंसान बन चुके होते हैं। इवन वहीं पीछे ऑफिसर किम भी बैठे थे जिन्होंने सू को बड़ा किया होता है। फिर सभी लोग वहाँ पे गवाही देते हैं कि सालों पहले रयू ने मर्डर नहीं किया था। इवन फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे की बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे और सू केस लड़कर अपने फादर को इनोसेंट प्रूफ कर ही देती है। और जज डिसीजन सुनाते हुए कहते हैं, रयू जिसपे पुलिस कमिश्नर की बेटी को मॉलिश कर मर्डर करने का इल्ज़ाम था वो बेगुनाह है एंड कोर्ट केस के री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देती है। एंड ये बात सुन रयू के सभी दोस्त किम और खासकर सू बहुत ज़्यादा खुश थे। पर दोस्तों यहाँ पे रयू मौजूद नहीं था एंड तभी सू याद करती है कि सालों पहले उस दिन को जब रयू उसे दूर जा रहा था दूसरे प्रिजन में। तो दरअसल वो दूसरे प्रिजन में नहीं बल्कि अपने सज़ा के लिए जा रहा होता है एंड उसे जाते देख उसके सारे सेलमेट्स इमोशनल होकर रयू को देख रहे थे। पर जाने से पहले वो सू को गले से लगाकर कहता है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। बट तभी सू कहती है, प्लीज़ फादर मत जाइए। एंड दोनों गले मिलकर बहुत रोते हैं एंड ये देख ऑफिसर किम की आंखें भी नम हो जाती है। फिर रयू रोते हुए अपनी बेटी को अलविदा कहता है क्योंकि वो दोनों अब दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। पर सू खुद को रोक ही नहीं पाती और जोर से चिल्लाती है, डैड प्लीज़ रुक जाओ। एंड ये सुन रयू ऑफिसर को धक्का देकर भागते हुए सू के पास आता है और उसे पकड़कर बहुत रोता है और कहता है, सू प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मैं मर जाऊंगा। इवन वो वहाँ खड़े ऑफिसर से कहता है, प्लीज़ सर मैं अपनी बेटी से दूर जाना नहीं चाहता, मुझे उसके पास रहना है, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सू प्लीज़ मुझे बचा लो। पर दोस्तों एट द एंड रयू को मौत की सज़ा हो ही जाती है एंड फिर सू को ऑफिसर किम अडॉप्ट कर लेते हैं और आज जाकर वो एक लॉयर है एंड उसकी पूरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था अपने फादर को इनोसेंट प्रूफ करना। एंड इसमें वो एट लास्ट कामयाब हो ही गई। भले रयू अब इस दुनिया में नहीं रहे पर उनके नाम पे जो दाग था वो आखिरकार साफ हो ही गया। फिर लास्ट सीन में हम सू को देख पाते हैं और वो प्रिजन वॉल के पास खड़ी थी एंड आसमान की ओर देख रही होती है। वो उसी एयर बलून को इमेजिन करी थी जिसमें सालों पहले वो अपने डैड के साथ बैठी होती है। एंड ये सीन सिम्बलाइज करता है कि अब जाकर उसने अपने डैड को आज़ादी दिलाई थी। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म एक इमोशनल राइड थी जो कई बार आपको हंसाएगी बट अंत में आपको रुलाई देगी। एंड जिस तरीके की परफॉर्मेंस रयू सॉन्ग ने दी है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने उस कैरेक्टर में जान डाल दी। कार्ल सो वॉन एंड पार्क शिन हाई ने भी अपने रोल्स को बहुत ही अच्छे से निभाया है। इवन ये फिल्म एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है एंड इस फिल्म के कई सारे रीमेक्स बन चुके हैं और बनने वाले हैं हॉलीवुड, टर्किश, इंडोनेशिया एंड ऑल्सो हमारे साउथ इंडस्ट्री में। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखो एंड इसका लिंक हम उसे इंस्टाग्राम पे आकर ले सकते हो। बाय द वे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। Thank you very much for watching. See you soon.